हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आए हैं आपकी यूनिट 4, डेट इज़ लास्ट यूनिट ऑफ योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट। और इसके बाद हम पूरा सिलेबस कवर कर चुके होंगे और आपको मिलेगी इसके बाद नेक्स्ट मैराथन, जिसमें सारा सिलेबस एक वे में कंप्लीट होगा, मतलब वन गो में कंप्लीट होगा। तो उसके लिए आप ज़रूर वेट करिएगा और उसको देख के जाइएगा, मतलब रिवीजन वीडियो रखिएगा उसको एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट 4। और यूनिट 4 में मैं बता दे रही हूँ, जैसे यूनिट 4 थी उसमें बेसिक ओवरव्यू था पूरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। यूनिट 2 में अलग कॉन्सेप्ट है। यूनिट 3 में हमने लोकेशन वगैरह समझी, लेआउट वगैरह समझा। अभी यूनिट 4 जो है वो है आपकी बिजनेस कॉम्बिनेशन और रैशनलाइजेशन पे बेस्ड, कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके फॉर्म, उसके टाइप्स, उसकी इंपॉर्टेंस एंड ऑल, और रैशनलाइजेशन क्या होता है, उसकी मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस एंड उसके मेरिट डीमेरिट वगैरह, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपने बेसिक से। पहला है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन। आपको क्या समझ में आ रहा है इस टर्म से, बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब क्या? बिजनेस तो मतलब मैम जो इन्वॉल्व है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड ऑल, वो तो चलिए ठीक है मैम, बिजनेस हमने बहुत डिटेल में समझा था उसको पहली यूनिट में, कि कॉमर्स और इंडस्ट्री ये दोनों मिलके बिजनेस बनाते हैं, वो समझ में आता है। अब आता है कॉम्बिनेशन मतलब क्या। बेटा कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है मैम? कंबाइन करना। यस। तो जब हम बिजनेस को कंबाइन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, एक साथ ला रहे हैं, ज्वाइन करा रहे हैं, मान लो ले मैन लैंग्वेज में, वो क्या है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन है। मतलब क्या कि जब टू एक होगा तो किससे ही कंबाइन करेगा भाई? दो होने चाहिए ना कंबाइन करने के लिए। तो व्हेन टू और मोर बिजनेस फर्म डिसाइड टू ज्वाइन टुगेदर, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा फर्म डिसाइड करते हैं कि हम आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। मान लो हम दो बिजनेस थे मार्केट में और हम आपस में कॉम्पिटिट कर रहे थे, क्योंकि मैं चाह रही थी भाई मेरे कस्टमर बन जाए, वो चाह रहा था उसके कस्टमर बन जाए। वो प्राइस गिराए, मैं प्राइस गिराऊँ, वो गिराए फिर मैं गिराऊँ। फिर क्या हो रहा था, इतना हम लोग सस्ता बेचने लग गए कि हम लॉस में जा रहे हैं। बट कॉम्पिटिशन के चक्कर में हम कर रहे थे वो सब कि हमें मिल जाए कस्टमर, हमें मिल जाए। फ़ायदा किसको हो रहा था? कस्टमर को हो रहा था, पर उसको तो बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, जो कि आपकी कॉस्ट नहीं, आप उससे भी सस्ते में बेच दे रहे हो ताकि आप ही जीत जाओ वो जंग। तो इससे क्या हो रहा था, बिजनेस को हो रहा था लॉस। फिर मान लो उन दो बिजनेस से सोचा कि एक काम करते हैं, हम दोनों लोग कंबाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और एक साथ मार्केट में फिर बेचते हैं और साथ में प्रॉफिट कमाते हैं और आधा आधा बांट लेंगे। ना तुम लॉस में जाओगे ना मैं लॉस जाऊंगा उस जंग में। तो ये क्या करा ना, डिसाइड कर लिया कि वो ज्वाइन करें। एग्जाम्पल दे रही हूँ समझने के लिए, ठीक। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है, जब दो और दो से ज़्यादा बिजनेस फर्म डिसाइड करते हुए एक साथ ज्वाइन करेंगे फॉर कैरिंग आउट देयर ऑपरेशन, अपना काम कैरी आउट करने के लिए, इधर फुली और पार्शली, मतलब या तो पूरी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे या तो पार्शली कुछ सेगमेंट में ज्वाइन कर लिया या किसी एक हद तक ज्वाइन करा वो, इन ऑर्डर टू अचीव सम कॉमन बेनिफिट। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का बेनिफिट एक ही, मान लो दोनों का बेनिफिट है कि प्रॉफिट कमाना और कस्टमर गेन करना या कंपटीशन रिड्यूस करना। ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लाइक मेरे पास मान लो मैं भी स्मॉल बिजनेस में हूँ, आपका भी स्मॉल बिजनेस है, हम दोनों कंबाइन कर ले तो हम लोग मीडियम स्केल में बिजनेस कर सकते हैं। हम दोनों लोग कैपिटल पूल कर सकते हैं, हम दोनों लोग दूसरे साथ रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, तो हम बड़े लेवल पे खेल सकते हैं। अदरवाइज अलग अलग तो हम एक ही लेवल पे रहेंगे। तो मतलब कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहने के लिए कि बल्क में गुड्स लाएं, पैसा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो फिर कॉस्ट कम आएगी, वो अचीव करने के लिए या मार्केट में एक्सपैंड करने के लिए जब कंबाइन करते हैं दो या दो से ज़्यादा बिजनेस, तो वो क्या होता है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो मतलब व्हेन टू और मोर फर्म डिसाइड कि वो ज्वाइन करेंगी, क्यों? फॉर कैरिंग आउट देयर ऑपरेशन, अपना ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए। कैसे ज्वाइन कर सकती है? या तो फुली या तो पार्शली। क्यों कर रही है? इन ऑर्डर टू अचीव सम कॉमन बेनिफिट। क्या हो सकता है? कॉम्पिटिशन रिड्यूस करना, प्रॉफिट इंक्रीज करना, मार्केट शेयर इंक्रीज करना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स को अचीव करना। बड़ा एग्जाम्पल क्या आपने देखा होगा, वोडाफोन और आइडिया मर्ज करके अब क्या वी बना लिया है। दोनों का कॉमन गोल है मार्केट शेयर को बढ़ाना, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक। और इन्होंने क्या किया, आपस में मर्ज कर लिया। अब दोनों लोग अलग अलग पहले कॉम्पिटिट कर रहे थे, अभी एक साथ हो गए तो एक साथ मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं और सर्व कर रहे हैं। तो ये है आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है कि क्या फीचर्स हैं आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन के। तो पहला है कि भाई दो या दो से ज़्यादा यूनिट को कंबाइन होंगी, यही तो है ना, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा यूनिट कम आती हैं, एक साथ आती हैं। ये तो परमानेंट के लिए आ गई कि हमेशा ही मर्ज करके साथ चलने लगी, या फिर टेम्प्रेरी आई है कुछ टाइम पीरियड के लिए। कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है दोनों का, डेफिनेशन में ही देखा कि शेयर्ड गोल के लिए कंबाइन हुए। दोनों को एक ही चीज़ चाहिए, अगर अलग अलग चाहिए फिर क्यों कंबाइन होंगे? रिड्यूस करना कंपटीशन, प्रॉफिट इंक्रीज करना है, मार्केट एक्सपेंड करना। लॉस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अब भाई आपकी अलग अलग आइडेंटिटी तो लॉस हो गया, लाइक आइडिया वोडाफोन की आइडेंटिटी लॉस हो गया, वो वी हो गया है। तो आइडेंटिटी लॉस होती है जब आप कंबाइन करते हैं
कुछ मर्ज केसेस में, मतलब कॉम्बिनेशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अगर हम मर्जर की बात करें तो मर्जर में जब आप मर्ज करते हैं तो आप अलग अलग आइडेंटिटी को त्याग के एक अलग यूनिट बनाते हैं, उसका अलग नाम रख देते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हो, कंबाइन करते हो, ठीक है, ये भी इसका फीचर है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को गेन करने के लिए मैंने बताया जब फर्म कंबाइन करेंगी तो एक साथ जब आएंगी तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो बल्क में बाय करेंगी। पहले जो आप 10,000 यूनिट ले रहे थे, मैं 10,000 ले रहा हूँ, हम 20,000 लेंगे तो डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक। शेयर्ड रिसोर्सेज आपस में बांट लेंगे, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट जो भी आएगा उसको शेयर किया जाता है यहाँ पे, जो भी एग्रीमेंट हुई उसके हिसाब से। लीगल एग्रीमेंट, यूजुअली आपको एग्रीमेंट करनी होगी, कॉन्ट्रैक्ट करना होगा अंडर लॉ, मतलब ऐसे नहीं कंबाइन कर ले जाओगी कि हवा में हो गई, कल को वो डिस्प्यूट करने लग जाए, प्रॉफिट तुम्हें क्यों दे, ये तो मेरा बिजनेस है, इसलिए एग्रीमेंट वगैरह आप कर लेते हो यहाँ पे। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जो फर्म कंबाइन करती हैं उनको कॉमन अथॉरिटी या जॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब दोनों के कुछ खास लोगों को जो एक्सपीरियंस स्किल्स एज अ डायरेक्टर वर्क कर सकते हैं उनको कॉमनली सेलेक्ट किया जाता है, उनको कहते हैं हम जॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और वो ही क्या करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। नेक्स्ट इज क्या ऑब्जेक्टिव है, बेटा ऑब्जेक्टिव क्या ही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, उसको एलिमिनेट करने के लिए मैम बना लिया, कंबाइन कर लिया है। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन हो रहा था, गला काट कॉम्पिटिशन, मतलब वो भी प्राइस गिराए जा रहे हैं, हम भी गिराए जा रहे हैं, हम लॉस पे ही बेच रहे हैं, तो हमने क्या किया, कंबाइन कर लिया। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा उठाने के लिए हमने मैम कंबाइन किया है, मतलब कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि हम साथ आ गए, रिसोर्स शेयर कर लेंगे, बल्क में गुड्स ले आएंगे, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट गिरेगी। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कंबाइन कर सकते हैं मैम, हमें मैम प्रॉफिट कमाना है, अभी हम 2 लोग होंगे, ज़्यादा रिसोर्स होगा, ज़्यादा पैसा होगा, बल्क इसमें गुड्स लाएंगे, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेंगे, और ये सब चीज़ें जब होंगी तो आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। टू एक्सपैंड एंड ग्रो, ग्रो और एक्सपैंड करने के लिए, अभी उनकी मार्केट थी, उनकी मेरी मार्केट थी, अभी हमने कंबाइन कर दिया तो हम लार्ज मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, सो नए मार्केट में एंट्री मिलेगी, इसलिए भी। रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन करने के लिए हम कंबाइन करते हैं, ये एक फर्म जो है उसके पास मान लो मशीनरी है अच्छी अच्छी और डिमांड कम है, दूसरे पास उसके पास डिमांड है लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी मशीनरी नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो आपस में कंबाइन कर देंगे तो दोनों लोग जब कंबाइन करेंगे तो वो उसकी डिमांड यूज़ कर सकता है, वो उसकी मशीन यूज़ कर सकता है और अच्छे से बिजनेस रन हो जाएगा। स्टेबिलिटी इन मार्केट, फ्रीक्वेंट प्राइस फ्लक्चुएशन, वो भी गिरा रहे हैं हम भी गिरा रहे हैं, इससे क्या होता है, फर्म को तो नुकसान होता ही होता है, कस्टमर को भी होता है, कस्टमर को भी नहीं पता भाई कब आप बढ़ा दो कब गिरा दो, स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, उसको भी पता रहना चाहिए कि कब भाई कितना प्राइस पे बिक रहा है क्या है, ठीक। तो ये आती है जब आप कंबाइन करते हो। टू फेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, एक सिंगल फर्म वीक होती है अगर मार्केट का रिस्क है, जब वो कंबाइन करते हैं तो दोनों लोग क्या कर सकते हैं, आपस में रिस्क को शेयर कर सकते हैं, आपस में लॉस को बांट सकते हैं, तो फिर वो फायदा होगा ना कॉम्बिनेशन से कि अनसर्टेनिटी से आप 2 लोग लड़ोगे। अभी फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन के कितने फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स पढ़ोगे आप, काइंड्स पढ़ोगे तो बहुत इजी है, फॉर्म्स कितने होते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन के। ऑब्जेक्टिव समझ में आया क्यों कर रहे हैं, कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट पाने के लिए, और मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन कितने फॉर्म का होता है, कितने फॉर्म का हो सकता है, अलग अलग फॉर्म क्या है बिजनेस कॉम्बिनेशन की, डिपेंड करता है कि फॉर्म कैसे ज्वाइन कर रही है, मतलब किस तरीके से ज्वाइन कर रही है एक दूसरे को, उस हिसाब से हम बताएंगे कि वो फॉर्म कैसा है कॉम्बिनेशन का। या तो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन होगा, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन मतलब कि फर्म जो सेम टाइप ऑफ बिजनेस में एंगेज है या सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे कि 2 स्मार्टफोन, बिजनेस क्या है सेम है स्मार्टफोन का, ये 2 स्मार्टफोन कंपनी आपस में क्या कर रही है, मर्ज कर रही है, लाइक वोडाफोन और आइडिया, दोनों टेलीकॉम इंडस्ट्री में, मतलब सेम बिजनेस में है, प्रोडक्शन का जो भी स्टेज है सेम है कि स्मार्टफोन वगैरह की में डील कर रही हैं, उसके साथ क्या कर रही है, कंबाइन हो रही है, दोनों लोग क्या करना चाह रहे हैं, मेन पर्पस है कंपटीशन रिड्यूस करना और मार्केट शेयर को बढ़ाना। तो जब 2 बिजनेस एक टाइप के बिजनेस, ये इतना रखना, जब सेम टाइप ऑफ बिजनेस कंबाइन टुगेदर इट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक। नेक्स्ट इज वर्टिकल, जो फर्म इंगेज होती है डिफरेंट स्टेजेस, मतलब स्टेजेस अलग अलग हैं ऑफ द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस कंबाइन, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है लेकिन स्टेजेस अलग अलग है, मतलब जैसे अ टेक्सटाइल कंपनी कंबाइनिंग विद कॉटन सप्लायर और गारमेंट रिटेलर, एक टेक्सटाइल कंपनी जो कपड़े उपड़े बना रही है
ठीक है, बिजनेस जो प्रोसेस है प्रोडक्शन का वो सेम है कि कपड़े बनाना है, लेकिन स्टेजेस अलग अलग हैं। एक कॉटन सप्लायर है जो पहले स्टेज में है, पहले कॉटन सप्लाई करेगा, फिर ये काम करेगी एंड देन, और गारमेंट रिटेलर है जो उसी टेक्सटाइल के बनाए हुए कपड़ों को बेचेगा। जब ये लोग आपस में कंबाइन करते हैं अलग अलग स्टेज में, वो बेचने वाले स्टेज में है बिना फिनिश गुड को, वो बनाने वाली स्टेज में है, और वो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली स्टेज में है। तो मतलब जब अलग अलग स्टेज ऑफ द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है भाई, कपड़ों का ही प्रोडक्शन है, जब वो कंबाइन करती है तो वो क्या होता है, वर्टिकल कॉम्बिनेशन। इनका मेन एम होता है कि सप्लाई चेन में कंट्रोल होना, कि हम ही लोग बना रहे हैं, हम ही लोग रॉ मटेरियल दे रहे हैं और हमारे ही लोग उसको बेच रहे हैं, तो हमने पूरी सप्लाई चेन को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट इज लेटरल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है कि फर्म प्रोड्यूसिंग रिलेटेड गुड्स नॉट आइडेंटिकल बट कनेक्टेड कंबाइन। जब फर्म जो एक जैसे गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, आइडेंटिकल नहीं है लेकिन रिलेटेड है, आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन आइडेंटिकल नहीं, एक जैसे नहीं है, जब ये कंबाइन करती हैं तो उन्हें बोलते हैं लेटरल कॉम्बिनेशन। क्या, जब फर्म प्रोड्यूसिंग रिलेटेड गुड्स आपस में रिलेटेड है, आइडेंटिकल नहीं, एक जैसे नहीं है। जैसे कि सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कंबाइनिंग विथ शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या सोप और शैम्पू आइडेंटिकल एक जैसा है? नहीं, लेकिन रिलेटेड तो है ना, दोनों लोग बाथिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं, है ना, दोनों लोग उसी सेगमेंट को घेर रहे हैं, कस्टमर की उस टाइप की यूटिलिटीज़ को घेर रहे हैं। तो जब ये कंबाइन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लेटरल कॉम्बिनेशन। रिलेटेड गुड, आपस में रिलेटेड, इन लोगों ने आपस में कंबाइन कर दिया। अभी एक ऐसी कंपनी बना ली जो सोप भी दे रही है और मतलब एफएमजीसी जो कंज्यूमर के लिए गुड्स प्रोड्यूस करती है, उनके वो वाली इंडस्ट्री बना ली और आपस में कंबाइन करके आप सोप भी बेच रहे हैं, शैम्पू भी बेच रहे हैं और मान लो कुछ और सेगमेंट में भी चले गए, तो उसका जो भी मार्केट शेयर है ये वो पूरा कैप्चर कर लेंगे। तो पर्पस है कि रिस्क डाइवर्सिफाई करना और कॉमन फैसिलिटी। भाई आपको भी एडवर्टाइज कराना है, हमें भी एडवर्टाइज कराना, हम एक ही सेगमेंट में तो हम इकट्ठा करा सकते हैं। जैसे आप देखते होगे कुछ ब्रांड्स के प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट का ही वो ऐड एक बार में दिखा लेते हैं, वो भी अपना जो रिलेटेड प्रोडक्ट है लाइक शैम्पू उसका भी ऐड कर देते हैं, उसके साथ ही साथ सोप का भी ऐड कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं लिटरल कॉम्बिनेशन। और जब हम ऐसे यूनिट में कनेक्ट कर देते हैं जो रिलेटेड गुड्स हैं, जब उनकी कंपनियों आपस में कंबाइन करते हैं तो रिस्क भी डाइवर्सिफाई, मान लो शैम्पू नहीं बिका तो सोप बिक जाएगा, तो उससे हम रिस्क को भी अपना डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, बिखरा देते हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलर कॉम्बिनेशन। फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंट एंड अनरिलेटेड प्रोडक्ट, वहाँ पे तो रिलेटेड है, आइडेंटिकल नहीं, एक जैसा नहीं, लेकिन रिलेटेड गुड जब कंबाइन करने फर्म प्रोड्यूस करती है, जो रिलेटेड गुड जब वो कंबाइन करती है तो वो लिटरल है। बट यहाँ पे क्या है कि ऐसी फर्म कंबाइन करी है जो बिल्कुल अलग ही प्रोडक्ट बना रही है, अनरिलेटेड, लेकिन कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और मार्केटिंग सिस्टम यूज करिए। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाइक सेल्स पर्सन हो गए और मार्केटिंग का पर्पस जो भी है इनका, डिस्ट्रीब्यूशन का मार्केटिंग सिस्टम जो भी है वो कॉमन है। तो ये कंपनी जब कंबाइन करती हैं, जैसे कि कंपनी जो पेन बना रही है, सोप बना रही है, बिस्किट बना रही है, वो कंबाइन कर गई एक दूसरे के साथ, लेकिन भाई सेल्स पर्सन मान लो इन्होंने एक ही है, वही सेल्स पर्सन पेन भी लेके जा रहे हैं, वही सेल्स पर्सन सोप भी अंदर रखे हुए बैग में, और उस हिसाब से जब कस्टमर के डोर टू डोर जा रहे हैं मान लो, तो उसको वो भी दिखा दे रहे, वो भी ऐसे कुछ भी बिक जाए। तो ये क्या है, सर्कुलर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मार्केटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉम्बाइन करके यूज कर लेते हैं ये लोग। ठीक, तो टू रिड्यूस कॉस्ट थ्रू जॉइंट मार्केटिंग, भाई मार्केटिंग एक ही कर लेंगे, सेल्स पर्सन वही रहेंगे जो सब सारे गुड्स को दिखाएंगे जाके कस्टमर को, मार्केटिंग में भी उसी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, सारे गुड्स को ही हम लेके जाके मार्केटिंग करेंगे, तो हमारा वो कॉस्ट तो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वही सेल्स पर्सन इसका भी प्रमोशन कर देगा और इसका भी कर देगा। तो ये है सर्कुलर। नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है कि फर्म इंगेज इन कंप्लीटली अनरिलेटेड बिजनेस कंबाइन, अलग अलग बिजनेस में ही है, प्रोडक्ट तो छोड़ो बिजनेस ही अलग अलग है, वो कंबाइन करते हैं, तो होता है कॉन्ग्लोमरेट। जैसे कि स्टील कंपनी बिजनेस अलग है, स्टील का बिजनेस करते हैं, ठीक, मर्ज करते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी से, सॉफ्टवेयर का बिजनेस बिल्कुल, जब क्या सॉफ्टवेयर स्टील का बिजनेस एक है? नहीं। तो जब ये दो कंबाइन करेंगे, जो फर्म अलग अलग बिजनेस कर रही हैं वो कंबाइन करती है, उसे कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल लाइक डाइवर्सिफिकेशन इज स्प्रेडिंग रिस्क, रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए और स्प्रेड करने के लिए, लाइक मान लो सॉफ्टवेयर कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, अगर इसमें हमें लॉस हो गया स्टील कंपनी में, तो ये टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन भी आपको याद रखना है। तो मोस्टली जो है आपके वो 5 हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, जब सिमिलर फर्म
कंबाइन कर रही हैं, एक ही स्टेज में डील कर रहे हैं। वर्टिकल स्टेजेस अलग अलग हैं, ठीक, वो कंबाइन कर रहे हैं। इसके अलावा आपको कॉन्ग्लोमरेट याद रखना है, अलग ही अलग बिजनेस वाले कंबाइन कर रहे हैं एकदम, कोई भी मतलब सिमिलैरिटी ही नहीं है उनमें। सर्कुलर अनरिलेटेड प्रोडक्ट वाले जब कंबाइन करते हैं, मार्केटिंग सिस्टम कॉमन यूज़ करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कॉमन यूज़ करने के लिए। एंड देयर इज वन मोर दैट इज लेटरल। रिलेटेड गुड्स हैं लाइक सोप एंड शैम्पू, बट आइडेंटिकल नहीं है। जब वो कंबाइन करते हैं वो कंपनी, सो वो हो जाएगा। सो 5 फॉर्म्स याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। फर्स्ट इज एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन की बात करें तो व्हाट इज एसोसिएशन? एसोसिएशन मीन्स अ वॉलंटरी ग्रुप ऑफ फर्म दैट कंबाइन टुगेदर टू प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट। मतलब कि जब फर्म को अलाउ किया जाता है कि वो एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं, जो भी फर्म चाहे वो वहाँ पे क्या कर सकती है, आ सकती है। मीन्स वॉलेंट्री ग्रुप है, ऐसा नहीं कि फर्म को बोला जाएगा आपको ये ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, ज्वाइन नहीं करना, ज्वाइन नहीं करना, नहीं। जो फर्म को लगता है कि हाँ मेरा जो ये ग्रुप बना है वो हमारे कॉमन इंटरेस्ट के लिए फॉर्म हुआ है और हमें भी ज्वाइन करना चाहिए, हमें भी इससे फ़ायदा मिलेगा, तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो वॉलेंट्री ग्रुप ऑफ फर्म डैट कंबाइन टुगेदर टू प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट। क्यों कंबाइन कर रहे हैं? ताकि हम अपना कॉमन इंटरेस्ट, जो आपका भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा है, उसको प्रमोट कर सकते हैं। यूजली फॉर्म फॉर कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड लॉबिंग। जैसे बहुत ट्रेड एसोसिएशन बनते हैं, अलग अलग ट्रेड आपस में एक ग्रुप बनाते हैं, वॉलंटरी ग्रुप बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर लें, या एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं। इवन एक दूसरे के साथ अगर गवर्नमेंट के समक्ष कोई बात रखनी है तो एक साथ रख सकते हैं एज अ एसोसिएशन। तो इसलिए जब फॉर्म कर रहे हैं, अगर हम बना रहे हैं, तो वो हमारा होता है एसोसिएशन। सो काइंड ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन में बेसिकली हम बात करेंगे एसोसिएशन की, पोल की, कार्टल्स की, ये इतने काइंड याद रखना। पहला एसोसिएशन, इसका मतलब वॉलेंट्री एसोसिएशन, वॉलेंट्री ग्रुप है ये फर्म का, जहाँ पे फर्म आपस में मिलके ग्रुप बनाते हैं, और ये वॉलेंट्री है, मतलब जिस फर्म को आना है इस ग्रुप में वो आ सकता है, जिसको नहीं आना वो नहीं आ सकता है। और मेन पर्पस क्या है? कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। वो कॉमन इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, गवर्नमेंट के समझ अपनी बातें रखना, या एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना। नेक्स्ट इज पूल। पूल क्या होता है? फर्म एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन अ फिक्स्ड रेशियो व्हाइल कंटिन्यूइंग टू वर्क इंडिपेंडेंटली। यहाँ फर्म कहती है आप अलग करिए, हम अलग करेंगे, काम अलग अलग करेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट होगा उसको एक साथ लाएंगे। आप अपना प्रॉफिट लाइए, मैं अपना प्रॉफिट लाऊंगा, और पूल करेंगे एंड देन उसको एक एग्रीड रेशियो में आपस में बांट लेंगे। अनहेल्दी कंपटीशन। भाई कंपटीशन क्यों होगा? आप भी जो कमाओगे, मैं भी जो कमाऊंगा, हम लोग तो एक साथ लाएंगे ना, फिर आधा आधा बटेगा। तो आपस में कॉम्पिटिट क्या करना है? जो जितना कमा ले जो अच्छा है, बटेगा तो बराबरी। जैसे रेलवे कंपनी प्रॉफिट अलग अलग रूट से जो भी पैसा आता है उसको कंबाइन करते हैं, देन वो पैसा एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक। नेक्स्ट इज कार्टेल। An agreement among firm in the same industry to fix price, divide market and control output. ये क्या है? ये एग्रीमेंट होती है फर्म्स के बीच में, मतलब जो भी फर्म्स हैं वो आपस में क्या करती हैं? वो आपस में एग्रीमेंट करती हैं कि हम प्राइस फिक्स कर लेंगे, मार्केट को डिवाइड कर लेंगे, और जो भी आउटपुट है उसको कंट्रोल। मतलब बिल्कुल ये गलत चीज़ है कि भाई जो भी फर्म है वो आपस में एक साथ आई हैं, ठीक है, वो इसलिए आई है कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम इतने ही प्राइस में मैं भी बेचूंगा, आप भी बेचना, ताकि कस्टमर को भाई जहाँ भी जाए मिलेगा वही। और एक रीज़न आप बांट लो, मैं बांट लूँ, आप उधर वालों को ही सर्व करना, मैं इधर वालों को ही सर्व करूँगा, और हम लोग मोनोपोली क्रिएट करके डोमिनेट करेंगे। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ऑयल इंडस्ट्री में बेसिकली होता है कि प्राइस फिक्स कर लेते हैं, कस्टमर जाए तो जाएगा, हर जगह उसको वही प्राइस मिलेगा। मार्केट भी डिवाइड कर लेते हैं कि उतने लोगों को वही सर्व करेंगे, वो वालों को वही सर्व करेंगे, और पूरा आउटपुट पे कंट्रोल रहता है कि कितना हमें प्रोड्यूस करना है और कितना नहीं करना, सब प्री डिटरमाइंड है। ट्रस्ट क्या है? 2 और मोर कंपनी कंबाइन एंड हैंड ओवर कंट्रोल टू अ सिंगल गवर्निंग बॉडी। जब 2 और ज़्यादा कंपनियां कंबाइन करती हैं और जो भी अपना कंट्रोल है खुद नहीं रखती है, बल्कि एक सिंगल यूनिट जैसे गवर्निंग बॉडी जिसके कहते हैं ट्रस्टी, उनको दे देती हैं, तो वो है ट्रस्ट। पर्पस क्या है? सेंट्रलाइज कंट्रोल, कि भैया वही सब कुछ देखेंगे, जो ट्रस्टी बना रखा है हमने वही हमारे दोनों का सारा काम देखेगी। अर्ली अमेरिकन ऑयल ट्रस्ट जो है वो इसका एग्जाम्पल है, मतलब खुद नहीं है, ज्वाइंट कंट्रोल नहीं रखना है, एक अलग से गवर्निंग बॉडी ट्रस्टी को हैंड ओवर करेंगे। होल्डिंग कंपनी क्या है? ये वो कंपनी है जो मेजॉरिटी शेयर होल्ड करती है इन वन और मोर अदर कंपनी टू कंट्रोल देम। मतलब कोई कंपनी है, उसके बाद किसी दूसरी कंपनी का क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द शेयर है। मतलब कंपनी ए है, उसका कंपनी बी का मेजॉरिटी ऑफ द शेयर, मतलब 51% शेयर है। तो एक तरीके से ये क्या करेगी?
इसको डोमिनेट करेगी, ठीक है, डोमिनेट इन द सेंस कि इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी, इसके पूरे डिसीजन में बताएगी आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, सब कुछ वो डिसाइड करेगी। तो मतलब इसका कोई कंट्रोल नहीं है अभी। जो कंपनी को कंट्रोल करती है उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी। जैसे अल्फाबेट इंक, ये होल्डिंग कंपनी है गूगल यूट्यूब की, यही बताती है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या पॉलिसी होगी, कैसे आपको काम करना है, कैसे क्या डिसाइड होगा, क्या स्ट्रैटेजी है, वो सब वो डिसाइड करती है, क्योंकि मेजॉरिटी जो शेयर है वो उसी के पास है इसका, ठीक है। तो मेजॉरिटी में मर्जर आएगा भी। मर्जर क्या होता है? मर्जर मैंने बताया भी था कि जब दो या दो से ज़्यादा फर्म कंप्लीटली यूनाइट होते हैं एक सिंगल फर्म को फॉर्म करने के लिए, इससे उनकी आइडेंटिटी भी लॉस होती है। मर्जर में आइडेंटिटी खो जाती है, जैसे वी, वोडाफोन और आइडिया, जब मर्ज किया आइडेंटिटी लॉस हो गई, तो मतलब कंबाइन करते हैं और आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। कंप्लीटली यूनाइट कर रहे हैं, मतलब ये बोला नहीं ना, तो पार्शली करेंगे तो कंप्लीटली करेंगे, तो ये फुली कॉम्बिनेशन है। कंप्लीटली आप कंबाइन कर रहे हैं और आपकी जो भी आइडेंटिटी है वो इस प्रोसेस में क्या होगी? लॉस होगी। कंसोलिडेशन क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा फर्म डिसॉल्व हो जाती हैं और एक नई कंपनी, यहाँ पे क्या है, दोनों यूनाइट हुई और दोनों की आइडेंटिटी खो गई, ठीक है, और अब एक नई आइडेंटिटी के साथ काम कर रहे हैं, दैट इज वी। कंसोलिडेशन क्या है? जब दो या दो से फर्म, पहले तो हम डिसॉल्व करेंगे, खत्म ही करेंगे उनको, और एक नई कंपनी बनाएंगे ऑल टुगेदर। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे बैंक कंसोलिडेट हो गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, और फिर एक नया कंपनी ऑल टुगेदर उन्होंने फॉर्म करी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनको मर्ज कर दिया गया। सो ये कंसोलिडेशन। तो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी जिसका मेजॉरिटी ऑफ शेयर है किसी एक या ज़्यादा कंपनी में और उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, जिस पे इसका कंट्रोल रहता है उसे हम सब्सिडरी कहते हैं। मर्जर, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी यूनाइट हो जाती हैं, कंबाइन होती है, सिंगल फर्म बनाती हैं और उनकी आइडेंटिटी सेपरेट आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। कंसोलिडेशन, तब दो या दो से ज़्यादा फर्म डिसॉल्व की जाती है और फिर एक नई कंपनी तैयार की जाती है, ठीक। कार्टेल हमने देख लिया। एग्रीमेंट, सेम इंडस्ट्री में एग्रीमेंट होती है कि हम प्राइस फिक्स करेंगे, आउटपुट बिल्कुल डिसाइड कर लेंगे और मार्केट डिवाइड कर लेंगे, डोमिनेट करेंगे। ट्रस्ट, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी कंबाइन होती है और अपना जो कंट्रोल है वो खुद नहीं रखती है, ना जॉइंट रखती है, बल्कि किसी गवर्निंग बॉडी को दे देती है और वो पूरा मैनेजमेंट देखता है, कंट्रोल करता है। एसोसिएशन, इसमें कुछ मर्ज नहीं हो रहा, बस एक एसोसिएशन है, वॉलंटरी ग्रुप है, फर्म कंबाइन करती है अपनी बात को रखने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ये सब। पूल, यहाँ पे कंबाइन अमाइन कुछ नहीं होगी, बस प्रॉफिट जो भी है वो पूल करेंगे और आपस में बांट लेंगे, ठीक। यहाँ पे भी देखो कंबाइन नहीं हो रही, एग्रीमेंट कर रही है बस। ट्रस्ट में कंबाइन हो रही है लेकिन कंट्रोल खुद नहीं रख रही। होल्डिंग में जो डोमिनेटिंग है, जिसके पास आप मेजॉरिटी शेयर है, वो कंट्रोल करिए। मर्जर में कंबाइन होंगी, कंसोलिडेशन में भी आपको कंबाइनेशन दिखेगा। नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन। क्या है रैशनलाइजेशन? का टॉपिक है बिजनेस कॉम्बिनेशन। समझ में आया कि कंबाइन कर रहे हैं, किस किस फॉर्म में है वो फॉर्म याद रखना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमरेट, लेटरल, सर्कुलर, और काइंड्स याद रखना। आता है कार्टेल, पूल, एसोसिएशन, ठीक है। और क्या पढ़ा हमने? ट्रस्ट, होल्डिंग कंपनी, मर्जर, अमलगमेशन, याद रखना। अभी आ रहे हैं हम रैशनलाइजेशन पे कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। तो ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अपना घर क्या करते हो? अपना घर क्या हो, दिवाली आती तो रेनोवेट कराते हो ना, चीज़ें अरेंजमेंट का चेंज करते हो उनका, और नई नई मशीन्स लाते हो, इंस्टॉल करते हो, थोड़ा सा और अच्छा उसको बनाते हो, करते हो। वैसे ही जब बिजनेस में आप चेंजेस लाते हो, बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज करते हो, नई मशीनरी इंस्टॉल करते हो, प्रोसेस को और सही करते हो, स्मूथ करते हो, तो वही क्या है? रैशनलाइजेशन। मतलब चेंज ला रहे हो, एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक रीऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन तो था, बिजनेस प्रोसेस तो पहले ऑर्गेनाइज थे कि ऐसे ऐसे चलेंगे, लेकिन हमें लगा कि यार ये सही नहीं है, अभी हमें बहुत लॉस हो रहा है, यार समय बहुत लग रहा है, डिले हो जा रहा है, वर्कर को इधर से उधर जाने में समय लग जा रहा है, प्रोसेस को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो जब हम रीऑर्गेनाइज करते हैं बिजनेस के प्रोसेस को, और ऐसे ही नहीं, लॉजिक लगा के, साइंटिफिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। इट इन्वॉल्व यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेटर मेथड, प्रॉपर प्लानिंग। इसमें हम क्या करेंगे? कैसे एफिशिएंसी बढ़ाएंगे बिजनेस की, वो करने के लिए हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाएंगे, बेटर मेथड यूज़ करेंगे, प्रॉपरली प्लानिंग करेंगे, और जो भी हमें लगता है कि वेस्टफुल प्रैक्टिस है, जिसकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बस कॉस्ट बढ़ रही है, उसको हम एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, ठीक। तो मतलब कि सिस्टमैटिक और साइंटिफिक अरेंजमेंट करते हैं बिजनेस प्रोसेस का, ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ पाए, कॉस्ट कम आए और स्मूथली काम हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला साइंटिफिक अप्रोच है, ऐसी वैसी कोई अप्रोच नहीं है। जो भी हम चेंजेस ला रहे हैं बिजनेस में वो साइंटिफिक ला रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे की स्टडी होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, और
चीज़ों को प्रॉपरली स्टडी करने के बाद ही चेंजेस लाए जाते हैं। तो कोई गैस वर्क नहीं कि अरे ऐसे करते वैसे करते, वो नहीं है। यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रैशनलाइजेशन में हमारा फोकस रहता है कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होगा, हम नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, लेटेस्ट मशीनरी टूल यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन और एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी ओरिएंटेड है, मेन एम यही है कि कॉस्ट को कम करना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, काम की जो क्षमता है उसको इंक्रीज करना। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, इसलिए रैशनलाइजेशन करते चेंजेस ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि कोई अननेसेसरी स्टेप है, कोई डुप्लीकेट वर्क है जो बार बार वो भी कर दे रहे हैं, आप भी कर दे रहे हैं, सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, तो हम उसको एलिमिनेट कर पाएँ, इसलिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब फोकस रहता है हमारा कि जो भी प्रोडक्ट टूल है प्रोसेस है वो स्टैंडर्डाइज करते हैं, मतलब एक जैसा पन लिया उनमें कि इस स्टेप से ये प्रोडक्ट बनेगा, सबको यही स्टेप करने, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो यूनिफॉर्म बनेगा, एक तरीका होगा, कंसिस्टेंसी होगी, तो इसलिए रैशनलाइजेशन पे हम फोकस करते हैं। इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, जब रैशनलाइजेशन करते हैं ना, मैथड्स ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, मैथड यूनिफॉर्म करें, सबको सब पता रहेगा, तो हम इसके साथ ये भी देते हैं कि जो वर्किंग कंडीशन है, हाइजीन है, सेफ्टी है, वो भी प्रॉपर हो, उसमें भी कोई कमी ना रहे। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, एक बार का टाइम नहीं कि एक बार पूरी बिजनेस प्रोसेस में तुमने चेंज कर दिया, टेक्नोलॉजी नए ले आए, अपडेट ले आए, फिर तो आउटडेट हो गया, फिर तो लानी पड़ेगी। और हो सकता है कि प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है, आप बाद में आइडेंटिफाई हो रहे तो फिर उसको चेंज करना होगा, तो वो सब चीज़ें चलती रहेंगी, कॉन्टीन्यूसली इंप्रूवमेंट होगा मैथड एंड सिस्टम में, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी जो भी है वर्कर्स की, जब नई मशीन्स आएंगे, टूल्स आएंगे, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी जो है काम की वो अच्छी होगी। रिडक्शन ऑफ कोर्स, कॉस्ट रिड्यूस होगी, मॉडर्न मैथड्स हैं, डुप्लीकेट वर्क हमने रिड्यूस कर दिया है, सबको पता है किसको क्या काम करना है, स्टैंडर्डाइजेशन है, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हम स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वही लोगों को करना है, देन फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो जब स्टैंडर्डाइजेशन होगा आपका, तो ये तो आपको देखने को मिलेगा ही कि क्वालिटी उसकी इंप्रूव हो जाएगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, इन सब का बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे, कोई भी वेस्टेज नहीं होगी। इस तरीके का हमें बिजनेस प्रोसेस सेटअप करना है कि जो मैन है, मटेरियल है, मशीन है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, कोई भी दिक्कत ना हो। इंक्रीज इन प्रॉफिट, नेक्स्ट इज प्रॉफिट, जब लोअर कॉस्ट होती है और एफिशिएंसी बढ़ती है तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट बढ़ता है। आपने क्या किया, आपने रैशनलाइजेशन क्यों किया, मेथड नए क्यों लाए, टेक्नोलॉजी नई क्यों अपडेट की, क्यों बिजनेस प्रोसेस में आपने चेंज किया, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। जब एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट होगा बिजनेस को। वर्कर की वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना, ऑफ कोर्स रैशनलाइजेशन का फोकस है कि सेफ्टी हाइजीन मेंटेन करें। इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी लाना ऑब्जेक्टिव है कि जो भी कट थ्रू कंपटीशन उसको रिड्यूस करें, उसको अवॉइड करें। एफिशिएंट प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन होगा तो आप फेयर प्राइसिंग रख पाओगे कि इस प्रोडक्ट कितनी प्राइस होनी चाहिए, क्योंकि आप कुछ वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपकी कॉस्ट इस वजह से नहीं बढ़ रही है, तो उससे क्या होगा, सेफ्टी रहेगी, इंडस्ट्री में स्टेबिलिटी रहेगी कि मतलब प्राइस ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। इनकरेजमेंट ऑफ इनोवेशन, रैशनलाइजेशन प्रमोट करते हैं कि आप रिसर्च करें, रिसर्च डेवलपमेंट करें, कुछ नए मैथड, नए आइडिया लाएं जिससे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जिससे आप मैथड इंप्रूव कर सकते हैं, तो इनोवेशन होगा। नेक्स्ट इज कुछ प्रिंसिपल है रैशनलाइजेशन के, वही है कि आपको इसको अपने दिमाग से लगाना है कि अगर हम रैशनलाइजेशन करते हैं, कुछ बिजनेस के प्रोसेस में चेंज करते हैं, नए मेथड लाते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, अपडेटेड टूल्स यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, वेस्टेज नहीं होगा, वर्कर को अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलेगी, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन कुछ सिद्धांतों पे होता है कि ये चीज़ें आपको इंश्योर करनी है, तो हम कहेंगे कि प्रॉपर रैशनलाइजेशन आपने किया है, प्रॉपर बिजनेस प्रोसेस में आपने साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से चेंजेस वगैरह किए हैं। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन आपको इंश्योर करना, मतलब कि यूनिफॉर्म रूल्स और स्पेसिफिकेशन आपको सेट करने हैं प्रोडक्ट, प्रोसेस और टूल को लेके। मतलब आपको बता देना है कि ये प्रोडक्ट बनेगा तो इसमें 7 स्टेप और 7 स्टेप ऐसे ऐसे होने, ये टूल यूज़ करना है तो इस टूल को यूज़ करने का प्रोसेस ये है। तो जब हम वो सेट कर देते हैं कि इसी तरीके से चीज़ें होंगी तो सब लोग उसी पैटर्न को फॉलो करके चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो एक कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी, क्वालिटी में कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई अलग क्वालिटी का बना रहे, कोई अलग क्वालिटी का बना रहे, किसी का अच्छा जा रहा है, किसी का खराब जा रहा है, नहीं। अभी जैसे कि बर्गर किंग में देखते, एक चेन बाय चेन प्रोसेस होता है, पहले ये होगा फिर वो होगा, तो जो बन के आ रहा है प्रोडक्ट वो एक ही जैसा बन के आ रहा है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, आपको ये इंश्योर करना है कि वर्क को डिवाइड कर दो
और हर वर्कर को, हर डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक टास्क दो। इससे क्या हुआ, वो वही टास्क करेगा तो उसमें उसकी स्पीड बढ़ेगी और एफिशिएंटली वो उसको कर लेगा। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लीफिकेशन, बोला कि जब भी आप बिजनेस प्रोसेस में चेंजेस ला रहे हो आपको ये इंश्योर करना है कि सिंप्लीफिकेशन हो, मतलब अननेसेसरी कोई स्टेप तो उसको हटाओ, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है तो उसको हटाओ। इससे क्या होगा, कोई वेस्टेज नहीं होगी, आप फालतू की प्रोसेस नहीं कर रहे हो क्योंकि वो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है आपको, आप वही कर रहे हो जो इंपॉर्टेंट है, स्टेप है, अननेसेसरी स्टेप को आपने अवॉइड कर दिया, टाइम बचेगा। तो प्रिंसिपल सिंप्लीफिकेशन कहता है कि जो प्रोसेस है उसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करने पे फोकस करना है। प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट मेथड, ये कहता है कि बहुत सारे तरीके एक जॉब को करने के, आपको ये देखना है कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करवाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनाइजेशन कहता है कि जहां भी पॉसिबल है मशीन मैनुअल एफर्ट को रिप्लेस कर दे। इससे क्या होगा, जैसे लोग काम कर रहे हैं तो उनको थकावट होगी, धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन मशीन रहेंगी तो फास्ट करेंगे, कोई थकावट तो होती नहीं है, तो प्रोसेस और एफिशिएंट हो जाएगा और तेज हो जाएगा। तो ये रैशनलाइजेशन में हम ये भी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि जहां हम मशीन से वर्कर को रिप्लेस कर सकते हैं वो हम करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम रिसोर्स, ऑप्टिमम रिसोर्स कहता है कि जितने भी रिसोर्सेज है आपके मैन मशीन मटेरियल, इन सब का बेस्ट पॉसिबल यूज होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये कहता है कि रैशनलाइजेशन को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को लाना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, क्या नए तरीके हो सकते हैं, क्या नई मशीन आई है, क्या नए टूल हो सकते हैं, क्या नया तरीका हो सकता है काम कराने का, उसको इम्प्लीमेंट करा। तो हम यहाँ बेसिकली अपने पूरे ओवरऑल बिजनेस के प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो जब बेटा आप चेंज करोगे तो आप बहुत सारे प्रिंसिपल फॉलो करोगे कि हम स्टैंडर्डाइज भी कर लें, हम चीज़ों को सिंप्लीफाई भी कर दें, हम यूनिफॉर्मिटी भी ले आए, हम बेस्ट मेथड को भी पता लगा लें, बेस्ट टूल को भी ले आए, इनोवेशन पे भी ध्यान दें, वर्कर्स को जहाँ रिप्लेस कर सकते हैं मशीन में, मैकेनाइजेशन ला सकते हैं वो भी हम लाएं, मॉडर्निटी लाएं। तो ये सारी चीज़ों को जो हम लाएंगे तभी हम बिजनेस के प्रोसेस को पूरी तरीके से कह सकते हैं सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे में चेंज कर पाएंगे और एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाएंगे। यही ऑब्जेक्टिव है आपका रैशनलाइजेशन का। फिर वही ऑब्जेक्टिव से आप एडवांटेज भी लिख सकते हो। तो वही है कि एफिशिएंसी को बढ़ाना, अगर हम रैशनलाइजेशन करते हैं, मेथड चेंज करते हैं बिजनेस के प्रोसेसेस में, एक साइंटिफिक और लॉजिकल वे का चेंजेस लाते हैं, तो उससे क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, वर्कर की भी इंक्रीज होती है और मशीन की भी इंक्रीज होती है। हमने मशीन को भी साइंटिफिक मेथड के बेसिस पे यूटिलाइज किया है, वर्कर्स को भी बता दिया उनका टास्क ये है और वो उसी टास्क पे फोकस कर रहे हैं जिससे उनकी स्पीड बढ़ रही है एंड ऑल। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये वेस्ट स्टेप्स को, अननेसेसरी स्टेप्स को हटा देता है, मटेरियल प्रोडक्ट का वेस्टेज नहीं होता है, सबको पता होता है कि इसको क्या करना है, मशीन का बेटर यूटिलाइजेशन होता है तो कॉस्ट हमारी गिरती है। बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स, इसका फोकस होता है कि नई टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करें और स्टैंडर्ड तरीका यूज़ करें जिससे हमारे गुड्स अच्छे बन के आएँ। रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, चाहे वो मशीन हो, मैन हो, पावर, सबका प्रॉपर यूटिलाइजेशन इंश्योर करना, अच्छे मेथड को यूज़ करके, तरीके को यूज़ करके। हाइयर प्रॉफिट, ऑफकोर्स जब कॉस्ट लो है, अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा। वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करता है ये रैशनलाइजेशन, सेफ्टी, हाइजीन, वर्कर्स की भी इम्प्रूव करेगा। इंडस्ट्री में पीस रहेगी जब प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी अच्छा पे करेगी वर्कर्स को, उनको अच्छे इन्वायरमेंट मिलेगा तो ऑफकोर्स वो लड़ेंगे नहीं मैनेजमेंट से बल्कि अच्छे से पीसफुली वर्क करेंगे। डीमेरिट क्या है कि नई मशीन ला रहे हो, मैथड ला रहे हो, क्या सस्ते में आ जाएगा, नहीं ना, पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट लगेगा, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट छोटी छोटी फर्म तो रैशनलाइजेशन कर ही नहीं सकती कि भाई अप टू डेट रहें और नए मेथड, नए टेक्नोलॉजी लाएं और चेंजेस करें। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम रहती है, हमने कहा ना जहाँ पे भी पॉसिबल है मशीन को, मैन को मशीन से रिप्लेस करेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट का चांस है, जो वर्कर्स हैं वो अपनी जॉब लूज कर सकते हैं। रेसिस्टेंट फ्रॉम वर्कर, वर्कर को डर तो रहता ही है कि उनको जॉब छोड़नी पड़ जाएगी अगर मशीन उनको रिप्लेस करेगी, या उन पर एक्स्ट्रा लोड आएगा क्योंकि अब नए मेथड्स आ रहे हैं तो वो स्ट्राइक वगैरह करते हैं, ये इसकी डिसएडवांटेज है। इसके लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए, जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, मशीन ला रहे हैं, उसको तो वही चला पाएंगे जो उसकी ट्रेनिंग लेंगे, स्किल चाहिए होगी। अगर हम ट्रेनिंग नहीं देना चाहते हैं तो एफिशिएंसी जाएगी। प्रोडक्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जब हमने स्टैंडर्ड कर दिया है और जब हम ओवर स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, हर चीज़ का एक सटीक स्टैंडर्ड सेटअप कर देते तो वैरायटी तो बनेगी नहीं और क्रिएटिविटी भी नहीं यूज़ होगी क्योंकि वर्कर वही बनाएगा जो आपने बता दिया किसी स्टेप से बनना है, तो वहाँ पे उतना क्रिएटिविटी और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट नहीं मिलते। और कस्टमर को तो क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए, तो आप नहीं दे पाएंगे। टाइम कंज्यूमिंग, रैशनलाइजेशन में प्रॉपर प्लानिंग होती है पहले, फिर टेस्ट करते हैं कि जो लगाना चाह रहे हैं मेथड सही है या नहीं, एंड टेस्टिंग के बाद हम उसको डालते हैं, फिर लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं जिससे वो सीख जाएं, तो इन सब में आपका टाइम लगता है। सो दिस इज़ व्हाट दिस इज रैशनलाइजेशन।
डिसीजन जब बिजनेस के प्रोसेस में चेंजेस कर रहे हो ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, और ऐसे ही नहीं करोगे, साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तरीके से करोगे, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन करोगे, मॉडर्नाइजेशन करोगे, मैकनाइजेशन करोगे, एंड देन आपका रैशनलाइजेशन हम कहेंगे होगा है, ठीक है। तो हमने देखा बिजनेस कॉम्बिनेशन, रैशनलाइजेशन, ये था इस पूरी यूनिट में। आई होप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।